जय हिंद जय भारत। जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक हमने कक्षा 6 के 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। उसी क्रम में आज हमारा अगला चैप्टर है व्यापारी राजा और तीर्थयात्री। पिछले चैप्टर में आपने लगभग आज से 2300 साल पहले से 1900 साल पहले यानी 300 ईसा पूर्व से एक सदी पश्चात आपने गांवों और शहरों के बारे में, उत्तरी गांवों तथा दक्षिण गांवों, उत्तरी शहरों तथा उत्तरी दक्षिणी गांवों के बारे में जाना, उनकी गतिविधियों के बारे में जाना, और गांव में कितने प्रकार तरह के लोग रहते थे ये जाना, शहरों में क्या क्या गतिविधियाँ होती थी ये आपने जाना। उसी क्रम में आज हमारा जो अगला चैप्टर है तिथि क्रम शायद वही है, उसी के इर्द गिर्द है तिथि क्रम। व्यापारी राजा और तीर्थयात्री के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। अध्याय 9 है, 8 दिया हुआ है। अध्याय 9 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा था, आपने जैसे पीछे पढ़ा था। इस समय क्या हुआ था कि जो काले उत्तरी काले पॉलिशदार जो बर्तन होते थे ना, चमकदार बर्तन, वो बनने लगे थे आज से 2300 साल पहले या फिर 300 ईसा पूर्व तक 1900 साल पहले तक। ठीक है, तो ये कैसे बनते थे आपको बताया था कि यह कैसे बनते थे। यह बर्तन ये एक मिट्टी, चिकनी मिट्टी होती थी, उसे हम आग बहुत ज़्यादा आग पर तपाते थे और उसके आसपास कालख की पॉलिश होती थी। तो जब बहुत ज़्यादा आग पर पकाते थे तो उसके जो बाहरी सतह थी ना, उस पर क्या होती थी भी काली परत चढ़ जाती थी, जैसे इस तरह। ठीक है, और फिर उसको ठंडा करके उस बर्तन को उस पर वह काले लेप चढ़ा देते थे, जिससे कि वो बर्तन शीशे के समान चमकने लगता था। इसे हम उत्तर चमकदार काले पॉलिशदार बर्तन कहते हैं। ठीक है, अब आपको आगे समझ। ठीक है, अब आगे है ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरस्थलों से मिले। तो ये जो बर्तन जो आज से लगभग 2300 साल पहले बनने लग गए थे भारतीय उपमहाद्वीप में, ये कहाँ कहाँ मिले हैं। तो यह जो इनकी कटोरियाँ जो थालियाँ मिली हैं, ये पूरे उपमहाद्वीप के बहुत से पुरस्थलों पर मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बर्तन बनते थे वहाँ से क्या करते थे, व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। तो अलग अलग जैसे आज की तरह व्यापार चलता है दूर दूर देशों तक। ठीक है, इसी तरह पहले होता था। ठीक है, तो आगे है दक्षिण भारत सोना मसालों खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। ठीक है, जो दक्षिण भारत से जो सोना मसाले और ख़ासतौर से काली मिर्च जो जहाज़ों के द्वारा वो लेकर जाते थे, उसे वे जहाज़ों के माध्यम से रोमन साम्राज्य में पहुंचाते थे। ठीक है, दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले। अब वो जहाँ से कोई वस्तुएं लेकर जा रहे हैं भारतीय महाद्वीप के दक्षिण भाग से, तो वो इसके बदले कुछ देते तो होंगे ना। जो क्या मिले हैं हमें, उनके बदले में वो सोने के सिक्के देते थे, रोमन सोने के सिक्के, और वो हमें जहाँ पर मिले। इससे जो अंदाज़ा लगाया जाता है कि इन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चलता था। लगभग 2000 साल पहले की बात हो रही है। हमारा जो दक्षिण भारत का जो व्यापार था वो रोमन साम्राज्य के साथ बहुत अच्छा चलता था। अपने पिछले अध्याय में अन्यंतर में पढ़ा था कि 2000 साल पहले हमारा जो यूरोप और उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया वाला इलाका है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा रोमन साम्राज्य था, और उस रोमन साम्राज्य में ऑगस्टक नामक राज्य का क्या था, शासन था। तो आपको जहाँ पर आगे होगा समझ अच्छे से। आगे है, क्या तुम बता सकते हो कि ये सिक्के भारत कैसे और क्यों पहुँचे। इस सवाल का जवाब हम आपको विस्तार से लिखित रूप में देंगे। जो देख लीजिए, क्या तुम बता सकती हो कि ये सिक्के भारत कैसे और क्यों पहुंचे होंगे। तो इसका आंसर है रोम के व्यापारी समुद्री जहाज़ों तथा सड़क के रास्ते व्यापार करने के लिए दक्षिण भारत आते थे, और जहां से काली मिर्च, कीमती पत्थर, सोना और मसाले आदि खरीदने के लिए रोम के सिक्के का प्रयोग करते थे। इस प्रकार रोम के सिक्के भारत पहुंचे। ठीक है, तो क्या तुम बता सकती हो कि ये सिक्के भारत कैसे पहुंचे थे। इसका आंसर आपको मिल गया होगा। आगे हमें व्यापार से जुड़ी एक कविता दी गई है पाठ्य पुस्तक में, इसे हम पढ़ते हैं। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं से भी मिलते हैं। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्री तट पर स्थित पुहार पत्तन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज
त्रास घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खादान, म्यांमार से बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। तो ठीक है, आपको जहाँ तक पता चल गया होगा। ठीक है, भी हमारे जो व्यापार ये कविता किसके बारे में दी गई है? जो कविता हमारे जो पूर्वी तट था वहाँ पर पुहार एक पत्तन था, वहाँ पर जो चीज़ें आती थी और जो निर्यात वहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप से, श्रीलंका से, म्यांमार से भी बहुत सी चीज़ें निर्यात करने के लिए, जैसे रोमन साम्राज्य इत्यादि को जहाज़ों के माध्यम से निर्यात करने के लिए वहाँ पर पहुँचती थी। तो उनके बारे में जहाँ पर वर्णन किया गया है कि दक्षिण सागर से मोती होते थे, पूर्वी सागर से मूंगे होते थे, गंगा और कावेरी से फसलें होती थी, श्रीलंका से खदान होते थे, म्यांमार से बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात होते थे। ठीक है, यहाँ पर आयात किए जाते थे और निर्यात किए जाते थे। आगे हमारा व्यापारी ने कई समुद्री रास्ते खोजे निकाले। अब व्यापारियों ने क्या किया? अभी लगभग 2000 साल, आज से 2000 साल पहले की बात हो रही है। क्या हुआ था कि व्यापारियों ने बहुत से समुद्री रास्ते खोजे निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ समुद्र के किनारे किनारे चलते थे, ठीक है, और कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। ठीक है, नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। आपको पता होगा कि आपने जियोग्राफी चैप्टर में कक्षा 6 में आपने पढ़ा होगा कि जो भारत में मानसून आता है जब कब से कब तक आता है, जो वर्षा ऋतु होती है भारत में वही क्या होता है? मानसून होता है। मानसून के समय क्या होता है? भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग सभी क्षेत्रों में वर्षा होती है। और हमारे भारत की जो कृषि है वह लगभग किस पर निर्भर है? मानसूनी वर्षा पर ही निर्भर है। तो यह क्या होती है? आपको पता होगा कि हमारे जो जहाँ पर दिसंबर से क्या होता है, दिसंबर से फरवरी तक सर्दी होती है हमारे जहाँ, और फिर आगे हमारे मार्च से लेकर हमारे जो जून तक, मई तक होती है, वह क्या होती है? गर्मी होती है। फिर आगे जो हमारे जून से लेकर जो हमारे सितंबर तक होती है वो क्या होती है? वो हमारे होती है वर्षा ऋतु। आगे हमारे अक्टूबर से लेकर नवंबर तक क्या होती है? वो होती है शरद ऋतु। तो आपको उन ऋतुओं के बारे में पता होगा, हमने आपको जियोग्राफी चैप्टर में पढ़ाया है। यदि आपने नहीं देखा तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नाविक क्या थे? मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। तो मैंने आपको समय बता दिया है, जून से लेकर से सितंबर तक के समय तक ये अपने क्या करते थे? मानसूनी हवाओं के साथ यात्रा करते थे। वे अफ्रीका तथा अरब के पूर्वी तट से, अरब सागर का जो पूर्वी तट है ना, जो अफ्रीका का पूर्वी तट है, वहीं अरब सागर का क्या है? जो अफ्रीका का पूर्वी तट है ना, वहाँ से वो चलते थे और भारत के पश्चिमी तट तक क्या करते थे? पहुँचते थे। ठीक है, यानी अरब सागर के पूर्वी तट तक वे पहुँचते थे। अफ्रीका ने अरब सागर के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुँचना चाहते थे, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। ठीक है, इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। तो आपको व्यापारियों के बारे में बताया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण भारत के साथ रोमन और अफ्रीकी आदि लोगों का क्या था? व्यापार चलता था। अब समुद्र तटों से लगे राज्य कौन कौन से? भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में बताया जा रहा है। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़ हैं, नदी के मैदान हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है भारत की भौतिक स्थिति, नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी की आमदनी सबसे उपजाऊ था। ठीक है, कावेरी नदी दक्षिण भारत में है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हुई। अब देखो, दक्षिण भारत के साथ ही क्या हो रहा है? रोमन साम्राज्य आदि लोगों का क्या हो रहा है? सोने के सिक्कों के माध्यम से क्या हो रहा है? व्यापार हो रहा है। अब व्यापार हो रहा है, इसका मतलब भारत में क्या आ रहा है? भारत से जो वस्तुएं निर्यात की जा रही है उसके बदले में क्या आ रहा है? सोना आ रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है? जो दक्षिण भारत के राजा और जो वहाँ के सरदार थे वो क्या हो रहे थे? धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति उनके पास क्या हो गई थी? काफ़ी संपत्ति हो गई थी और वे क्या हो गए थे? काफ़ी शक्तिशाली भी हो गए थे। संगम कविताओं में मोवेनदार की चर्चा मिलती है। मोवेनदार का अर्थ अब आपको आगे पता चलेगा। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया, मतलब कि मोवेनदार का मतलब है तीन मुखिया। ठीक है, इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। मोवेनदार का प्रयोग ये तीन मुखिया हैं कौन कौन? ये थे चोल, चेर, पांड्य। ठीक है, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में किसका शासन था? चोल, चेर और पांड्य का शासन था। इन तीनों मुखियाओं के सामने दो सत्ता केंद्र थे। देखो, अब इन तीनों मुखियाओं के पास क्या थे? दो सत्ता केंद्र थे। तो लगभग कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है, इनमें से एक क्या होता था?
तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में होता था। हर एक मुखिया का एक जो सत्ता केंद्र होता था वो तो होता था तट के किनारे, यानी व्यापार इत्यादि के लिए, ठीक है। और दूसरा होता था वो अंदरूनी होता था, मान लीजिए कि वो उनके प्रशासनिक राजधानी जहाँ पर उनकी राजधानी होती होगी, ठीक है। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 प्रमुख महत्वपूर्ण। अब इन 6 जो केंद्र थे, जो 6 इनके सत्ता केंद्र थे, उनमें से जो 2 थे ना वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तनपुहार या कावेरीपत्तनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै, ठीक है। तो आपको 2 के बारे में बता दिया। ये मुख्य थे। जे मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। उत्तरी भारत में क्या था, ऊपर क्या था हमारे, वहाँ पर क्या था कि नियमित कर लेते थे वो। लेकिन हमारे जो दक्षिण भारत में थे ये क्या करते थे, उपहारों की मांग करते थे, ना कि कर की मांग करते थे, ठीक है। कभी कभी जो सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। तो इनका मन करता था तो उपहार तो वह लेते थे और साथ साथ में कर भी वसूल कर लेते थे। इसमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं। अब जो वो मुखिया थे चेर, चोल और पांड्या, उनकी अनेक कवियों ने क्या किया, उनकी प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं, जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। देखो अब जो 3 मुखिया थे ये क्या करते थे, जिन कवियों को कीमती घोड़े, सोने, हाथी, रथ, सुंदर कपड़े इत्यादि प्रदान करते थे, वो कवि इनकी प्रशंसा करते थे कविताओं के माध्यम से। इनके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत, इनके लगभग 200 वर्षों बाद, यानी ये क्या थे, ये 2300 साल पहले थे, यानी 300 ईसा पूर्व क्या थे, दक्षिण भारत में थे। और इनके 200 साल बाद मतलब 1 सदी या 100 साल ईसा पूर्व क्या हुआ था भी, सातवाहन नामक राजवंश का, पश्चिम भारत में क्या हुआ भी, सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था, ठीक है। ये आपको नाम है, ये ध्यान रखना है। लगभग 200 लगभग आप मान लीजिए कि 2100 साल पहले, 2100 साल पहले क्या होता, सातवाहनों का सबसे प्रमुख जो राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था, उसका प्रभाव बढ़ गया था पश्चिम भारत में। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलशरी द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। वो क्या थे, दक्षिणापथ। दक्षिणापथ का मतलब क्या है, दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा तटीय जो पश्चिमी हमारे दक्षिणी जो तटों पर क्या की, अपनी सेनाएं भेजी। इसने क्या किया अभी, इसका पश्चिम भारत पर तो था ही, वहाँ तो साम्राज्य था ही इसका, लेकिन इसने पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत और ज़्यादा गहराई पर और दक्षिणी तटों पर भी क्या भेजी, सेनाएं भेजी। ओके, आगे है, क्या तुम बता सकती हो कि श्री सातकर्णी तटों पर नियंत्रण क्यों रखना चाहता था। तो ये भी हम आपको लिखित रूप में इसका आंसर देंगे। क्या तुम बता सकती हो कि श्री सातकर्णी तटों पर नियंत्रण क्यों रखना चाहते थे। श्री सातकर्णी तटों पर इसलिए नियंत्रण रखना चाहते थे क्योंकि तटों पर विदेशी व्यापारी आकर उतरते थे और व्यापारी कीमती उपहार लिए जाते थे तथा तटों के आसपास के इलाके से भारी शुल्क वसूल किया जा सकता था, जिससे राज्य की आय बढ़ सकती थी। तो इसलिए जो सातकर्णी था उसने क्या किया, उसने पूर्वी भारत के तटीय क्षेत्र हैं और पश्चिमी और दक्षिणी जो भारत के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर उसने क्या भेजा, सेनाएं भेजी थी। क्यों भेजी थी तो आपको कारण बता दिए, क्योंकि जहाँ पर जो व्यापारी होते थे वो आकर उतरते थे और वो बहुत सारे उपहार लाते थे और इन्हें व्यापारियों से क्या किया जा सकता था, बहुत सा शुल्क वसूल किया जा सकता था, जिससे कि राज्य की आय बढ़े। इसलिए इसने इन्हें क्या किया, सातकर्णी ने इन्हीं तटों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की, ठीक है। आगे है हमारा रेशम मार्ग की कहानी। अब आगे आपको बताया जा रहा है रेशम मार्ग की कहानी, जो कि आपकी बहुत टाइम से सुनते आ रही है। रेशम मार्ग कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ था। 7000 साल पहले का मतलब क्या है कि 5000 ईसा पूर्व
5000 ईसा पूर्व हो चुका था। ठीक है, इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है चाइना की क्या है प्रवृत्ति है। पर चीन से पैदल घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग, जहाँ पर सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध था। तो आपको सिल्क रूट के बारे में पता चल गया। अब आगे चलते हैं। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे, जहां से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारी से यात्रा शुल्क भी भांगते थे। अब ये जो कपड़े होते थे, जो रेशम कपड़े होते थे, जो चाइना से व्यापारी घोड़ों आदि के माध्यम से पश्चिम एशिया, जहाँ फिर ईरान, हमारे जो रोम साम्राज्य है वहाँ तक पहुँचाते थे, ये इतने महंगे क्यों होते थे? क्योंकि एक तो जो है बहुत दूरी तय करके ये कपड़े लाए जाते थे। दूसरा क्या था कि रास्तों में बहुत सारे पहाड़ों आदि से गुजर कर इन्हें जाना पड़ता था। और तीसरा, इस जो सिल्क रूट पर जिन लोगों का आदि कुछ नियंत्रण वगैरह होता था, तो उन्हें उपहार जहाँ पर शुल्क देना भी पड़ता था। इसी कारण से ये कपड़े क्या होते थे, रोमन साम्राज्य तक पहुँचते पहुँचते बहुत महंगे हो जाते थे। लेकिन यह क्या था, अभी 2000 साल पहले तक जो है रोमन साम्राज्य में क्या बन चुका था, एक फैशन बन चुका था और इसकी कीमत भी बहुत थी। मैंने आपको इसका कारण भी बता दिया। अब आगे चलते हैं। इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। ये चित्र के बारे में बोल रहे हैं। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। अब जो कुछ शासक क्या थे, अब उन्हें जब वहाँ के आसपास के शासकों को पता चला कि सिल्क रूट से व्यापारी गुजरते हैं और वहाँ पर यदि कोई लोग वहाँ पर हम अपना शासन स्थापित कर रहे हैं, तो हमें भी इन व्यापारियों से क्या मिलेगा, बहुत से उपहार मिलेंगे और साथ में क्या मिलेगा, शुल्क मिलेगा, जिससे कि हमारी राज्य की आय बढ़ेगी और हम क्या हो जाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। ठीक है, ऊपर है शायद, हाँ ये है। दोबारा पढ़ते हैं चलो। इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। इस पर सिल्क रूट के बहुत बड़े हिस्सों पर कुछ शासक अपना शासन नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों ने उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। ठीक है, इसके बदले जो शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा भी देते थे। अब जिन जिन शासकों का इस सिल्क रूट पर नियंत्रण होता था, जो व्यापारी जहाँ से गुजरते थे घोड़ों इत्यादि के माध्यम से, उन व्यापारियों को जो है क्या करते थे, उन्हें लुटेरों आदि से सुरक्षा प्रदान करते थे, आक्रमणों आदि से सुरक्षा प्रदान करते थे। और जो हमारे व्यापारी होते थे, जो इन्हें बदले में क्या प्रदान करते थे, जो इन्हें शुल्क, जहाँ पर उपहार, तोहफे आदि वगैरह प्रदान करते थे। ठीक है, अब आगे है। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। सिल्क रूट पर, यानी जो सिल्क रूट पर था ना, नियंत्रण रखने वाले शासकों में से सबसे प्रसिद्ध कौन थे? कुषाण थे। जितने भी शासकों ने इस सिल्क रूट पर नियंत्रण किया, उनमें से सबसे प्रसिद्ध कौन थे? कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया में पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। ठीक है, तो मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर करीब 2000 साल पहले इनका शासन था, कुषाण का था। जैसा कि अपने पिछले तिथि क्रम में भी पढ़ा है, लगभग 2300 साल पहले क्या हुआ था कि जो हमारे मौर्य साम्राज्य था उसका पतन हो चुका था। और फिर हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में क्या हुआ था, 100 साल तक किनका शासन रहा? हिंद यवनों का रहा। और उसके बाद 100 साल तक किनका रहा? शंकों का रहा। और उसके बाद कौन आए? हमारे कुषाण आए। ठीक है, इनका रहा 2000 साल पहले तक। ठीक है, पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तो अब आपको कुषाणों के बारे में बताया जा रहा है कि लगभग मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर जो भारत है, वहाँ पर 2000 साल पहले तक किनका शासन था? कुषाणों का शासन था। और इनकी 2 राजधानियाँ थी जहाँ पर प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। तो कौन से थे? एक पेशावर था, जो कि आधुनिक जो हमारे पाकिस्तान में करीब भारत के साथ ही पड़ता है, और दूसरा मथुरा है, जो कि भारत में पड़ता है। ठीक है, इसके 2 मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का एक हिस्सा था। ठीक है, जो 3 केंद्र इनके बता दिए गए। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी, यानी अरब सागर। ठीक है, आगे आपको समझे। फिर जहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था।
ठीक है। मध्य एशिया से जो रेशम वगैरह आता था सिंधु नदी के माध्यम से जो पत्तन तक उनका जो आता था रेशम वगैरह, उसे जहाज़ों के माध्यम से रोमन साम्राज्य तक पहुंचा दिया जाता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के किन्होंने चलाए थे, तो ये फैक्ट है, ये ध्यान रखना। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो कुषाणों ने जारी किए थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इसका प्रयोग करते थे। ठीक है। सिल्क रूट पर गाड़ियों का उपयोग क्यों कठिन होता होगा। अब मैंने आपको बताया कि जो सिल्क रूट था, इसके रास्ते में बहुत सारे पहाड़ी इलाके आते थे, तो अब पहाड़ियों से थोड़ी ना गाड़ियाँ गुजरेंगी, तो इसलिए क्या होता था, ये मुश्किल होता था। तो आप लिख सकते हैं चीन से समुद्र के रास्ते भी रेशम का निर्यात होता था। ठीक है, हाँ, तो ये हमें पता ही है, आप कर सकते हैं। आगे है बौद्ध धर्म का प्रसार। अब क्या हुआ था, अभी लगभग 2000 साल पहले बौद्ध धर्म का, आपको पता होगा जो बौद्ध धर्म है वो लगभग 500 ईसा पूर्व में इनका धीरे धीरे जो हुए थे, और इनके बारे में धीरे धीरे लगभग इनके बारे में जो पहले कविताएं लिखी जाती थी, पहले स्वर्ण और उच्चारण ही होता था बौद्ध धर्म के बारे में या फिर जैन धर्म के बारे में। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे कि अशोक जो थे, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, और उन्होंने क्या किया था कि बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा फैलाने का कार्य किया था। ठीक है, तो अब मौर्य साम्राज्य 200 साल पहले तक ख़त्म हो गया था। अब उन्होंने जितना प्रयास किया, अब उसके बाद अशोक के बाद जो है बौद्ध धर्म का प्रसार और अधिक तीव्र गति से होने लगा। उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था, उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। ठीक है, 1900 साल पहले का मतलब क्या है, मतलब एक 100 साल, मान लीजिए भी 100 साल ईसा पश्चात, ये है 1900 साल पहले। आप उन 12,000 में से 100 साल घटा दीजिए तो आपको इतने साल मिल जाएंगे। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध जो राजा था वो कौन था, कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया। तो पहली बौद्ध परिषद का गठन किसने किया था, कुषाणों के प्रसिद्ध राजा कनिष्क ने किया था। ठीक है, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अशुभ घोष। अब देखो, बुद्ध की जो जीवनी लिखी है उसका नाम है बुद्ध चरित्र, और जो किसने लिखी है, यह हमारे अशुभ घोष ने लिखी है। अशुभ घोष क्या था, कवि था। यह कहाँ रहता था, तो यह कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, अशुभ घोष तथा अन्य बौद्ध भिक्षुओं ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। करीब 1900 साल पहले तक क्या कर दिया था अशुभ घोष तथा उसके जो उनके से संबंधित जो जब दूसरे जो कवि होते थे, उन्होंने किस में लिखना शुरू कर दिया था, तो उसने संस्कृत भाषा में लिखना शुरू कर दिया था। अब इधर साइड में क्या लिखा हुआ है, सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र दिया गया आपको, ये लीजिए, देख लीजिए, ये पूरी कर देते हैं। ठीक है, ये दिया है, इस तरह दिया जाता था। ठीक है, अब अभी ऊपर आपको बताएंगे कि जय कैसे बनाया गया चित्र। जहाँ इस वृक्ष और इसके नीचे के खाली आसन को देखो, जो नीचे खाली आसन दिखाया गया ना, ये आपको दिख रहा है खाली आसन। ठीक है, मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए प्राप्त हुई। तो आपको पता होगा कि बिहार में बोधि गया में एक पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे बैठकर बुद्ध जी को क्या प्राप्त हुई थी, शिक्षा, या फिर मान लीजिए भी ज्ञान, आत्मिक ज्ञान, मान लीजिए आत्मिक ज्ञान क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। जिसके बाद उन्होंने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था। उन्होंने मनुष्य के जीवन में आने वाले दुखों की वजह है उनके जो उन्होंने भी तृष्णा बताई थी उन्हें, लिप्सा। ठीक है, तो उनके निवारण के लिए उन्होंने धैर्य को धारण करने के लिए कहा था। तो ये जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इन्हें बिहार में बोध गया के पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई थी। जो चित्र उसी के बारे में बता रहा है। ठीक है, आगे है, इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। ठीक है, पहले तो क्या था, बुद्ध के नियमों को पूरी तरह जैसे सिद्धांत लिखे थे वैसे ही उनकी पालना होती थी, लेकिन बाद में क्या था, इसमें धीरे धीरे परिवर्तन आने लग गया था। उसी धारा को महायान कहते हैं। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य धारा विशेषताएं थी। पहली क्या थी, इसमें मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। पहले क्या थे, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उसकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था।
पर अब क्या हुआ है, बुद्ध की जो प्रतिमाएं थी ना बनाई जाने लगी। अब बुद्ध की जो उसकी उसे सजीव रूप में मूर्तियों के माध्यम से दिखाया जाने लगा। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। ठीक है, तो पेशावर में नहीं है, इसमें पेशावर का नाम नहीं आएगा। तो अधिकांश जो सजीव उसके रूप में मूर्तियाँ जो बुद्ध की बनने लगी थी वो आज से लगभग 1900 साल पहले कहाँ बनने लगी थी, तो मथुरा और तक्षशिला में बनने लग गई थी। इससे पहले क्या होता था कि बुद्ध को सजीव रूप में या मूर्ति के रूप में नहीं दिखाया जाता था, उसे सिर्फ और सिर्फ कुछ चित्रों के या कुछ प्रतीकों के माध्यम से ही दिखा दिया जाता था। तो पहली विशेषता ये थी महायान की, जो धारा आई थी महायान की, पहली विशेषता ये थी। दूसरी विशेषता क्या थी, दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक प्रवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। पहले क्या होता था कि जो बौद्ध धर्म को अपनाते थे वो क्या होते थे, अपना सब कुछ त्याग कर वो एकांतवास करने लग गए थे और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान मुद्रा में रहते थे। लेकिन अब क्या था कि अब वो लोग सांसारिक प्रवेश में रहने लगे। वो कहते हैं हम बुद्ध जी के नियमों का पालन करें, लेकिन एकांतवास में नहीं, हम भी अपने पारिवारिक जीवन के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो ठीक है, संसारिक प्रवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। जो महायान की दो विशेषताएं बताई जा रही हैं आपको। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। अब देखो, पहले बौद्ध धर्म की पूजा नहीं होती थी, पहले उनके सिद्धांतों पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। लेकिन अब क्या हो गया, तो उनके सिद्धांतों पर जोर देना कम हो गया और अब उनकी पूजा होने लगी। ठीक है, थोड़ा सा बदलाव आ गया, जैसे कि आज के ज़माने में होता है। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिण भारत में हुआ। ठीक है, जहाँ पर भी हुआ पश्चिमी और दक्षिण भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। अब उनके वो दूर दूर जगह जगह जाकर प्रचार प्रसार करते थे, उनके रहने के लिए दूर दूर जगह क्या बनाएंगी, दर्जनों गुफाएं बना देगी पहाड़ियों में, ताकि वो वर्षा ऋतु में एक स्थान पर रह सकें। आगे है, इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाएगी, तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। अब देखो, कुछ तो राजा रानियों के पास तो क्या था, अभी धन बहुत था, और इसकी वजह से वह क्या करते थे कि वो आध्यात्मिक तौर से या आत्मिक आधार पर वह बौद्ध भिक्षुओं के लिए या परमेश्वर के भक्तों के लिए क्या करते थे, गुफाएं बनवा देते थे। और कुछ क्या होते थे, कुछ व्यापारी जो जिनके पास काफ़ी धन होता था, कुछ कृषक भी ऐसा ही करते थे। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों, इन्हें जोड़ने वाले सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। तो देखो, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले भिक्षु थे, उनके अलावा जो हमारे व्यापारी वगैरह होते थे, ये भी क्या करते, क्योंकि अधिकतर जो गुफाएं होती थी वो व्यापारिक मार्गों पर ही होती थी, तो वो भी व्यापारी भी क्या कर लेते थे, यहाँ पर विश्राम आदि वगैरह कर लेते थे। ठीक है, अब इधर देखिए, बाएं मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र है। ये देखिए, ये जो चित्र है यह मथुरा में बनी एक बुद्ध की प्रतिमा का चित्र है। ठीक है, देख सकते हैं आप। और दूसरा जो आपको दिखाया गया, दाएं तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा का चित्र दिखाया गया। ये देखिए, ये कहाँ बनी हुई है, ये हमारी बनी हुई है तक्षशिला में। यही कान किस तरह दिखाए हुए हैं, और बुद्ध जी को पूरी ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है, परमेश्वर से पूरी लगन के साथ। ठीक है, ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है, देख सकते हैं आप। ठीक है, अब इन चित्रों को देखकर बताओ कि इनके बीच में क्या क्या समानता है और क्या क्या अंतर है। तो इसका हम आपको लिखित रूप में आंसर देंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, अपना भी पढ़ा, ऊपर भी। मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र ये दिए हुए हैं दोनों। इसमें क्या पूछे हैं, समानताएं और भिन्नताएं पूछे हैं। तो नीचे चलते हैं इसका आंसर। अब इनमें समानता क्या है, भगवान बुद्ध दोनों चित्रों में अभय मुद्रा में यानी ध्यान मुद्रा में। ठीक है, दोनों भगवान बुद्ध की उकेरी की मूर्ति के चित्र हैं। दोनों भगवान क्या है, बुद्ध की उकेरी की मूर्ति के चित्र हैं। ठीक है, ये दो समानताएं। इसमें भिन्नताएं क्या है, एक चित्र में भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं तथा दूसरे चित्र में भगवान बुद्ध क्या है, खड़े हुए हैं। ठीक है, ये है पहला अंतर। इसमें दूसरे में क्या अंतर है कि बुद्ध बैठी हुई मूर्ति में भगवान बुद्ध का शरीर कपड़ों से ढका हुआ है, जबकि खड़ी हुई मूर्ति में भगवान बुद्ध की पीठ कपड़ों से ढकी हुई है। ठीक है, तो ये आपको इसमें अंतर और समानता पता चल गई। अब चलते हैं हम आगे।
अब आगे पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों पर फैला। तो बौद्ध, आप समझ लीजिए कि जो बौद्ध धर्म है वो चारों तरफ ही फैल चुका था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जो दक्षिण पूर्व भाग में, भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में जो बौद्ध धर्म फैला है, इसमें क्या था भी, थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इनमें प्रमुख था। ठीक है, और इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। ठीक है, जी आपको कार्ले की गुफा देख लीजिए, जो महाराष्ट्र में है, कार्ले की गुफा है जी। ठीक है, आगे है तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारी काफिलों में तथा जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थ यात्री भी उनके साथ यात्रा निकल पड़ते थे। अब तीर्थ यात्री होते क्या थे? तो तीर्थ यात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। ठीक है, इसी तरह भगवान की यात्रा पर आए चीनी बौद्ध यात्री फांशियन प्रसिद्ध थे। ये फैक्ट हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं कि इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फांशियन काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। ठीक है, मान लीजिए 400 ईसा पश्चात आया। श्वेत त्सांग लगभग 1400 साल पहले भारत आया। मान लीजिए 600 ईसा पश्चात आया, और उसके करीब 450 साल मान लीजिए कि आप कौन आया था, इत्सिंग आया था। ठीक है जी, तीन हमारे चीनी यात्री हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। तो वे भी क्या थे? वे जिज्ञासी थे, वे जे भी तीर्थ यात्री थे, और तीनों ही भारत में बौद्ध से जुड़ी जो मठ वगैरह होते थे उनकी यात्रा करने के लिए आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वृत्तांत लिखा है। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा, और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। ठीक है, तो उनसे भी हमें इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। फांशियन चीन वापस कैसे लौटे, तो ये भी हम पढ़ेंगे। फांशियन जो 1600 साल पहले आए थे, वो चीन वापस कैसे लौटे। फांशियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वह 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। ठीक है, व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंककर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फांशियन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया। तो जो फांशियन द्वारा लिखा ही है, उसी का अंश दिए हुए आपको। समुद्र असीम है, सूर्य, चांद तथा तारों की गति को देखे बिना यह पता लगाना असंभव है कि पूर्व किधर है जब पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा के रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं होता था। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज़्यादा समय लगा। वहाँ वह 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन चला गया। ठीक है, आगे स्वेन त्सांग भूमार्ग से, ठीक है, ये भूमि के मध्य की स्थल भाग से गए थे वापस। उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा उसने क्या क्या वो साथ लेकर गया। तो वह साथ लेकर गया सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां लेकर गया, तथा साथ में 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियां एकत्रित की। किसने? स्वेन त्सांग ने। ठीक है, इन्हें वह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया। कितने घोड़ों पर? 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया। फिर इसमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उल्ट गई। ठीक है, तो एक नाव उल्ट गई थी, उसमें जो 50 पांडुलिपियां थी वो डूब गई थी सिंधु नदी में। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दी। ठीक है, क्योंकि चीनी लोगों को उनके बारे में समझ आ सके। आगे है, इसी समय मान लीजिए 1900 साल पहले क्या था, हमारे भारत में विश्वविद्यालय भी हुआ करते थे। तो ठीक है, नालंदा विश्व का शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। ठीक है, स्वेन त्सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, जहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है, और पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं। इससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं।
नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल मतलब कि जो बाहर खड़ा होता है शिक्षा केंद्र के, जैसे विद्यालय के बाहर खड़ा होता है नालंदा के, वह जो द्वारपाल होता है वही ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। ठीक है, देखो कम से कम आपको काफ़ी प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता था, जिससे द्वारपालों को पता लगता था कि हाँ आप हमें थोड़ी बहुत शिक्षा है, इसलिए वह आपको अंदर जाने देता था, नहीं तो नहीं जाने देता था। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया हो कि स्वयं त्सांग नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था, कारण बताओ। क्वेश्चन है कि जो स्वयं त्सांग नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था, कारण बताओ। तो उस समय का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में था। नालंदा बौद्ध विद्या केंद्र शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे थे। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते थे। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते थे। इससे युवा और वृद्ध दोनों एक दूसरे की मदद भी करते थे। तो यही कारण था कि जो हमारे स्वयं त्सांग था, जो कि 1400 साल पहले भारत में उपमहाद्वीप में आया था, वह जहाँ पर शिक्षा हासिल करना चाहता था। अब हमारा आगे है भक्ति की शुरुआत। जानी पहले तो क्या था कि सामान्य जीवन में परमेश्वर के गुणों या उनकी आज्ञाओं को ईमानदारी से पालन किया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ था कि पूजा अर्चना आदि वगैरह ज़्यादा होने लगी थी, और इसी बात को जहाँ पर लिखा गया है भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इसमें शिव विष्णु दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सभी के लिए भक्ति का मार्ग खुला था। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत का हम अध्याय 11 में पढ़ेंगे महाभारत के बारे में। भगवत गीता क्या है भी, महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। ठीक है, भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी, देखो क्या हुआ था कि आडंबर भक्ति, अब क्या हुआ था कि जो भक्ति मार्ग था ना, भक्ति मार्ग में आडंबर पूजा अर्चना और ये काफ़ी हो गया था। अब उन्हें क्या करना था भी, उन चीज़ों को वापस पुरानी रीति में ही लेकर जाना था, जैसे पहले परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया जाता था। तो इस तिथि में इस मार्ग ने कार्य किया, उसी के बारे में बताया जा रहा है कि भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहते हैं। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं, या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी के रूप में भी हो सकते हैं। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियाँ भी तैयार करने लगे। अब क्या होगी भी, मूर्तियाँ अब जो जिन परमेश्वर को मानते थे उस परमेश्वर की मूर्तियाँ आदि वगैरह भी बहुत बड़े स्तर पर बनने लगी। अब भक्ति का आपको अर्थ बताया जाएगा। भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ विभाजित करना या फिर हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत जहाँ भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त जहाँ भागवत अपने देवी देवता के भग का हिस्सेदार होता है। एक भक्त द्वारा लिखी गई कविता है, ये एक भक्त द्वारा लिखी गई कविता है, जो आप पढ़ सकते हैं बाद में। आगे है, देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। ठीक है, कुछ मुख्य मुख्य स्थानों पर ही, इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। तो ये क्या बन गए थे, ये मंदिर बन गए थे। अध्याय 11 में तुम इन मंदिरों के बारे में पढ़ोगे। हम अगले अध्याय में इनके बारे में पढ़ेंगे। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी। तो ठीक है, तो भक्ति
परंपरा में क्या हुआ भी, चित्रकला को भी बहुत बढ़ावा मिला, इससे शिल्पकला को भी बढ़ावा मिला, स्थापत्य कला इत्यादि को भी बढ़ावा मिला। आगे है हिंदू। हिंदू शब्द के बारे में बताया जाएगा आपको। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास या सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब था अन्यंत्र। भी अब अन्यंत्र क्या चल रहा था। करीब 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? 2000 साल पहले बैतलहम में हुआ था। शहर का नाम आपको याद रखना है, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने समय को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। ठीक है, जैसा व्यवहार हम करेंगे वैसा ही हमें भी आगे से मिलेगा। ठीक है, जैसे को तैसा, यह बात बताई गई है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी गई हैं, जहाँ इसका एक अंश दिया गया है। धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन पर क्या की जाएगी? उन पर दया की जाएगी। धन्य हैं वे जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन को कर सकेंगे। धन्य है वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। तो ये ईसा मसीह के वचन है। ठीक है, ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे जब पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाई थे। तो आशा है आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। इस तरह हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। आप तिथिक्रम देख लीजिए, इनके तिथिक्रम। रेशम मार्गों की कला की रेशम बनाने की जो कला थी यह कब शुरू हुई थी? तो यह लगभग 7000 साल पहले। 2000 साल घटा दो तो कितने बन गए? 5000 ईसा पूर्व पहले हो चुकी थी रेशम बनाने की कला की खोज। ठीक है, चोल चेर और पांड्य जो राजा थे ये कहाँ थे? मतलब कि मूवेंद्र के बारे में बात हो रही है, जो 2300 साल पहले यहाँ पर 300 ईसा पूर्व कहाँ थे? दक्षिण भारत में थे। ठीक है, रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग कब हो रही थी? लगभग 2000 साल पहले हो रही थी। कुषाण शासक कनिष्क कब हुआ था? तो यह लगभग जिनका शासन मध्य एशिया जहाँ पर पश्चिमोत्तर भारत पर था, तो इनका जो साम्राज्य था यह लगभग 1900 साल पहले था। फ्रांस यानी का भारत आगमन कब हुआ था? तो 1600 साल पहले हुआ था, जहाँ पर 400 ईसा पश्चात हुआ था। श्वेत सांग की भारत यात्रा अपार की शिव स्तुति कब हुई थी? 1400 साल पहले, जहाँ पर 600 ईसा पश्चात। ठीक है, तो इस तरह हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम इनके एमसीक्यू करेंगे। अब आपको पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन दिए हुए हैं। निम्नलिखित के उपयुक्त जोड़े बनाइए। तो दक्षिणापथ के स्वामी कौन होते थे? सातवाहन या फिर शासक। सातवाहन जो शासक होते थे वह होते थे। ठीक है, मूवेंदार कौन थे? तो आपको बताया था चोर चेर और पांडे कौन थे? ये मूवेंदार कहलाते थे और दक्षिण भारत में थे। अशुभ घोष कौन था? तो अशुभ घोष बुद्ध चरित्र के रचयिता थे और यह कुषाणों के शासक कनिष्क के दरबार में था। ठीक है, बोधिस्तव कौन थे? तो महायान बौद्ध धर्म ये थे बोधिस्तव। और श्वेत सांग कौन था? तो यह एक चीनी यात्री था। अब अगला क्वेश्चन है, राजा सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण क्यों कायम करना चाहते थे? शासक कर के लाभ के लिए रेशम मार्ग पर नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें क्या होता था? कर, शुल्क तथा तोहफों के माध्यम से लाभ मिलता था। व्यापार तथा व्यापारिक रास्तों के बारे में जानने के लिए इतिहासकार किन किन साक्ष्यों का उपयोग करते हैं? तो इतिहासकार व्यापार तथा व्यापारिक रास्तों के बारे में जानने के लिए बर्तनों का उपयोग करते हैं। ठीक है, और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बर्तन बनते थे वहाँ से व्यापारी अलग अलग जगहों पर ले गए होंगे। ठीक है, आगे है भक्ति की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो मैं इसकी निम्न विशेषता थी, किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पंथ सबके लिए खुला था। पथ जो था जो सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो जो जहाँ फिर नीची जाति का हो, स्त्री हो या फिर पुरुष हो। ठीक है, भक्ति परंपरा भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय क्या करते थे? ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। पहले क्या होता था कि आडंबर वगैरह बहुत बढ़ गया था और सिद्धांतों को मानने की जो पहले का जो रुचि होती थी वह धीरे धीरे खत्म हो रही थी। तो फिर एक भक्ति मार्ग शुरू हुआ, जानने ये जो आडंबर वगैरह छोड़कर परमेश्वर को रियल में माने, परमेश्वर के वचनों को रियल में धारण करें, उस आत्मीयता उस पवित्रता में जिए जो परमेश्वर हमसे चाहता है, उसके बारे में उस मार्ग को पर चलाने वाला कौन था? भक्ति मार्ग था। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला,
स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति को प्रेरणा दी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ था, इसके बाद क्या होने लगा था, जो स्थापत्य कला और जो चित्रकला, जो देवताओं की मूर्तियाँ दी, इनको क्या मिली थी, बहुत ज़्यादा अभिव्यक्ति तो इसके माध्यम से हुई थी, लेकिन इसको क्या मिली थी, प्रेरणा भी मिली थी, ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए प्रेरक भी हुए थे ये। आगे है चीनी तीर्थयात्री भारत क्यों आए। ठीक है, तो चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फांशियन इतसिंग और स्वेंतसांग भारत की यात्रा पर आए थे। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए आए थे, इसलिए वे सबसे पहले बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों से परिचित हुए। वे प्रसिद्ध मठों को देखने गए, उन्होंने किताबों और बुद्ध की मूर्तियों को इकट्ठा किया। स्वेंतसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्धिक जो बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में है उसका अध्ययन किया। यह उस समय का प्रसिद्ध बौद्ध मठ था। साधारण लोगों का भक्ति के प्रति आकर्षित होने का कौन सा कारण होता था, तो साधारण लोग भक्ति मार्ग या परंपरा की ओर इसलिए आकर्षित हुए क्योंकि हमारी वैदिक परंपरा बहुत कठोर थी। इसमें जाति व वर्गों को ध्यान में रखा जाता था। ठीक है, अभी जाति वर्ग आदि हमारे को ज़्यादा ही था। यह कुछ लोगों को ही पूजा करने की अनुमति नहीं देता था। वे मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे, लेकिन भक्ति का पथ सबके लिए खुला होता है। भक्ति का पथ क्या है, सबके लिए खुला हुआ है, चाहे वह धनी हो या गरीब हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, स्त्री जन पर पुरुष हो। ठीक है, आगे है तुम बाजार से क्या क्या खरीदना चाहते हो, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो आप लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, इसके साथ जो हमारे आज के क्वेश्चन MCQ जानी खत्म होते हैं। अब हम आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, यानी फैक्ट, स्टोरी और कॉन्सेप्ट आपके पूरी रीति से क्लियर हो जाएंगे। ये है हमारे नोट्स, व्यापार तथा व्यापारी। ठीक है, दक्षिण भारत सोना, मसाले तथा खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य की इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। आगे है समुद्र तटों से लगे राज्य। ठीक है, इस उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। जो फैक्ट है, कॉन्सेप्ट है, उनके बारे में बताया गया है। संगम कविताओं में मूवेंदार एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ 3 मुखिया है। ठीक है, इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये हैं चोल, चेर और पांड्य। ठीक है, ये करीब 2300 वर्ष पहले दक्षिण भारत के काफ़ी शक्तिशाली राज्य माने जाते थे। तीनों मुखियाओं के दो सत्ता केंद्र थे, जिसमें चोलों का पत्तन पुहार जहाँ कावेरी पत्तम तथा पांड्य की राजधानी मदुरै महत्वपूर्ण थे। तो आपको याद रखना है, चोलों का पुहार था जहाँ पर कावेरी पट्टनम था, तथा पांड्यों की राजधानी मदुरै जो प्रमुख सत्ता केंद्र थे इनके। जे मुखिया लोगों से नियमित कर की बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी जे सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। अब आगे है सातवाहन राजवंश। करीब 2300 साल पहले से 200 इनका शासन रहा था, यानी आज से अब इनको 2000 घटाना है, 200 नहीं घटाना है, तो 2100 साल पहले की बात हो जाएगी। जो थोड़ा सा रॉन्ग है, सही कर लेना। चोर, चेल तथा पांड्य के लगभग 200 वर्षों के बाद क्या हुआ था, 2100 साल पहले क्या था, 2000 नहीं है, 200 घटाना है, क्या आ जाएगा, 2100 आ जाएगा, यानी आज से 2100 साल पहले। ठीक है, ईसा पूर्व बात करोगे तो लगभग 1 सदी ईसा पूर्व। ठीक है, पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। आगे है सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा कौन था, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। इसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री के एक अभिलेख से पता चलता है। सातकर्णी और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ इसका अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भी भेजी। तो इनके बारे में मैंने आपको विस्तार से पढ़ाया है। आगे हमारा रेशम मार्ग। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में 7000 साल पहले हुआ। जिस रास्ते से ये लोग रेशम पश्चिम देशों में लेकर जाते थे, वह रास्ता रेशम मार्ग, जहाँ पर सिल्क रूट के नाम से जाना प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, करीब 2000 साल पहले क्या हुआ, अभी रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशम कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका क्या था, शासन था।
पेशावर तथा मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका प्रयोग करते थे, किनके? सोने के सिक्कों। आगे जो हमारा है वो है बौद्ध धर्म का प्रसार। तो कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। ठीक है, कनिष्क ने एक बौद्ध परिषद का निर्माण किया जिसमें महत्वपूर्ण विषयों पर विद्वान जो होते थे वो महत्वपूर्ण विषयों पर क्या करते थे? विचार विमर्श करते थे। बुद्ध चरित्र, बुद्ध की जीवनी के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। क्या क्या थी? अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में भी बनाई जाने लगी। ठीक है, पेशेवर का नाम नहीं आएगा। बोधिसत्व, ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना, जो बोधिसत्व का अर्थ होता था। बोधिसत्व में परिवर्तन, अब वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए संसारिक प्रवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। तो ये दो इनकी महायान की विशेषताएं थी। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय होगी और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी जो है क्या होगी? फैल गई। आगे आता है पश्चिम व दक्षिण भारत में ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दरों के पास बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए बनाई। कुछ गुफाएं राजा रानियों तो कुछ व्यापारी कृषकों के आदेश पर बनाई गई। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। ठीक है, थेरवाल नामक, अब देखो जो दक्षिण पूर्व का जो इलाका था, जो भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पूर्व का जो क्षेत्र था, उसमें थेरवाल नाम बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक क्या हुआ? प्रचलित हुआ था। आगे हमारा चीनी बौद्ध यात्री फांस करीब 1600 साल पहले, श्वेत त्सांग 1400 साल पहले और इसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। ठीक है, फांस ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। श्वेत त्सांग भूमार्ग से यानी उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। और जो हमारा इत्सिंग के बारे में श्वेतसांग है, स्वेन त्सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा यानी बिहार में जो था में अध्ययन किया। अब है नालंदा शिक्षा का केंद्र। तो वे जो श्वेत त्सांग है वो लिखते हैं, जहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। वे बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हैं। मठ के नियम बहुत सख्त हैं जो सबको मानने पड़ते हैं। नए आगंतुकों से सबसे पहले क्या करता है? द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। सही उत्तर देने पर ही अंदर जाने की अनुमति मिलती है। आगे है भक्ति की शुरुआत होने लगी थी। तो भक्ति भज शब्द से बना है जिसका अर्थ विभाजित करना या फिर हिस्सेदारी होता है। तो इनको आपका शाब्दिक अर्थ भी आपको ध्यान रखना है। भक्ति भगवत या फिर भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय वो क्या करते थे? ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अपार ने एक कविता लिखी, जो मैंने आपको कहा था के समय आप अपोज करके पढ़ लीजिए। वह है करीब 1400 साल पहले क्या है? शिव भक्त अपार था एक कविता लिखी। अपार एक वेलाल यानी धनी बड़ा भूस्वामी था, जो कि दक्षिण भारत के गांवों के सबसे बड़े भूस्वामी का नाम होता था, कहा जाता है। ठीक है, आगे है हमारा हिंदू। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्वी हिस्से में रहते थे। यह शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रयुक्त होता था। अब अन्यंत्र क्या हो रहा था? करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। इसके उपदेश बाइबल नामक ग्रंथ में लिखे गए हैं। इनकी मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। इन्हें विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों के नाम से भी जाना जाता है। महत्वपूर्ण तिथियां बताई गई आपको। रेशम बनाने की कला की खोज कब हुई थी? तो आज से लगभग 7000 साल पहले यानी 5000 ईसा पूर्व। चोर चेल तथा पांड्या लगभग 2300 साल पहले यानी 300 ईसा पूर्व। ठीक है, और रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग लगभग 2000 साल पहले। कुषाण शासक कनिष्क लगभग 1900 साल पहले यानी
1 सदी ईसा पश्चात। फांसीहान का भारत आक्रमण कब हुआ? 1600 साल पहले या फिर 400 ईसा पश्चात। श्वेत सांग की भारत यात्रा अपार की शिव स्तुति रचना लगभग 1400 साल पहले या फिर 600 साल ईसा पश्चात। ठीक है, इस तरह जो आज का हमारा जो चैप्टर है ख़त्म होता है। आशा है आपको चैप्टर समझ आया होगा। पहले हमने आपको पूरा चैप्टर जो PDF है वो रीड करके समझाने की कोशिश की है और अंत में आपको MCQ और नोट्स भी प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो मेहनत करते रहिए, लगन से एक दिन में 3-4 चैप्टर ख़त्म कीजिए और अपने टारगेट की तरफ बढ़िए। आशा है आपको चैप्टर समझ आया होगा। इसके साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। जय हिंद, जय भारत।